आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से करंट सिनेरियो में आप लोग टैक्स बर्डन को फेस करते हैं और फिर उससे बचने के रास्ते ढूंढते हैं। तो किस किस तरह के टैक्स बर्डन्स आपके ऊपर हैं और आप उसके बाद कौन कौन से रास्ते ढूंढते हैं, ये इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये वो रास्ते हैं जो आपको यूज़ नहीं करने, क्योंकि इन रास्तों को यूज़ करके आप अक्सर फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम समझदार हैं, हम ये रास्ते यूज़ कर लेंगे तो कहीं हद तक टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन ये आपकी गलती है और मेरी कोशिश है कि आप गलती ना करें। तो आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा है कि इसमें मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं काफ़ी सारी, और डिलेज और फिर पोटेंशियल करप्शन। ये आप लोग डेली देखते हैं। मतलब कि क्लियरेंस और अप्रूवल्स में इतना टाइम लग जाता है कि यहाँ डिले भी अपने आप में एक एक्सपेंस बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप और हम डेली फेस करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेस का जो बर्डन है, ये बायर को कहीं हद तक चुभता भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन लोकल बॉडी है, इसमें कई बॉडीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अंदर आप स्टैम्प ड्यूटी भी पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करते हैं, ट्रांसफ़र ड्यूटी कई जगहों पे करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तमाम टाइप के टैक्स आप डेली बेयर करते हैं। तो ये बर्डन ऑफ टैक्स सबसे बड़ा इशू है जो आप लोग फेस करते हैं। इस कारण से आप रास्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं। अब इन सब से बचने के लिए आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जहाँ लैक ऑफ सिविक एमेनिटीज़ हैं, वहाँ आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको बाद में पे करने पड़ते हैं, और कहीं हद तक वो रेगुलराइज ना होने के कारण कई बार कॉलोनी के अंदर डिमोलिशन ड्राइव भी चलता है। तो आप ऐसी कॉलोनीज़ के जब अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इलीगल डेवलपमेंट होती है, और वहाँ अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी जनरेट करके और फिर वहाँ पर पैसा अपना पार्क कर देते। इसमें आप कई बार अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, और कई बार रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टी की तरीके से होनी चाहिए आप उसे नहीं कराते, और इसमें आप अपना ब्लैक मनी यूज़ करके रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं जो आप यूज़ करते हैं, जिन्हें आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो आपको लगता है कि हम इससे टैक्सेस बचा रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये हम कहीं हद तक बचा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम आपको काफ़ी दुखदायी हो सकता है। पहला तरीका, एग्रीमेंट टू सेल विद ट्रांसफ़र एंड पोजीशन। जी हाँ, आप एक एग्रीमेंट टू सेल कराते हैं और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन भी मेंशन कर देते हैं। तो वो जो आपका एग्रीमेंट है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र विदाउट स्टैम्प ड्यूटी पेइंग है। ये जो आपका एग्रीमेंट है, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी आप पे नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप पे नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आप पोजीशन तो ले रहे हैं, सेल डीड नहीं कर रहे हैं, वो कहीं हद तक आपके लिए दुखदाई हो सकती है। आपको ऐसी ट्रांजैक्शंस से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बाद में लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास टाइटल की ऑनरशिप प्रैक्टिकल वे में जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए, आपके नाम ना आ जाए, तब तक वो टाइटल आपके नाम नहीं आता है। दूसरा तरीका जो अक्सर आप यूज़ करते हैं वो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जी हाँ, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी आप जीपी के थ्रू करते हैं, और ये एक कॉमन प्रैक्टिस बनी हुई है। इसमें अक्सर आप किसी को डेजिग्नेट कर देते हैं और उसको नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब जो एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, उसके बिहाफ पे जिसको आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं, उसके बिहाफ पे वो पर्सन सारी उसके पास राइट्स आ जाते हैं जो वो उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने नहीं पे की है, तो यहाँ पर जीपीए एक तरह से टाइटल ट्रांसफ़र का मोड एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। ये आप टैक्स बचाने के लिए करते हैं, तो ये एक बहुत गलत है, क्योंकि ऐसी खरीदी गई प्रॉपर्टी जो आप जीपी से खरीद रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशल रूलिंग है, अगर अबव 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वहाँ
बायर को TDS डिडक्ट करके पे करना है। और एज ए बायर अगर आप खरीद रहे हैं और आप सोचते हैं सरकार को नहीं पता चलेगा, तो सरकार के पास सारा लेखा जोखा आपका है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन जहाँ थोड़ी भी वाइट में जा रही है गवर्नमेंट को उसका रिकॉर्ड पता लग जाता है। तो ये तरीका गलत है। अगर आप खरीद बेच कर रहे हैं जीपे के थ्रू तो आपको ये नहीं करना है। तीसरा तरीका विल। अक्सर लोग विल बना देते हैं जिससे कि बायर का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो जाए और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, ये एक तरह से पावर ऑफ अटर्नी के साथ ही इसको विल बना के दे देते हैं। तो ये भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र का तरीका नहीं है। आप अगर ब्लड रिलेशन में हैं तो ये सब चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन में नहीं हैं और आप टैक्स बचाने के लिए, टैक्स इम्प्लीकेशंस आप पे ना है, इसके लिए अगर कर रहे हैं तो ये तरीका पूरी तरह से गलत है। फिर इसी के साथ साथ अक्सर लोग कैश रेसिप्ट्स कर लेते हैं। आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और साथ में सेलर कैश रेसिप्ट बायर को प्रोवाइड करता है, और ये भी तरीका वही है कि आप किसी तरह स्टैम्प ड्यूटी ना पे कर रहे हो। तो कैश रिसिप्ट करके प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देना, ये भी कहीं हद तक गलत है। फिर कंपनी ट्रांसफ़र। अक्सर देखा जाता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, किसी एक नाम अगर कंपनी है और आपने उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए तो टाइटल आपके नाम ऑलरेडी आ गया, क्योंकि ऑनरशिप तो कंपनी के नाम है। यहाँ पर वैल्यूएशन का बड़ा खेल होता है जो लोग अक्सर करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना है। मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, उस एक्स कंपनी की प्रॉपर्टी आप सारी की सारी ले रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट आपको असेस करना है, वैल्यूएशन करनी है उस कंपनी की ओरिजिनल। उसके बाद चूंकि प्रॉपर्टी उस कंपनी के नाम है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। ऑथराइज्ड वैल्यूअर्स होते हैं, उनके थ्रू आप एग्जैक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए, मैं इसका आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि 10 उसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रॉपर्टी खरीदी गई 10 लाख की, 1-1 लाख करके सबने दिए, तो 10 शेयर होल्डर्स के जो शेयर 1/10 का एक का शेयर आ गया, और वो प्रॉपर्टी 10 साल 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है जिस दिन आप खरीदने जा रहे हैं। तो उस टाइम पर कंपनी एक्स के नाम जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन जब 1 करोड़ की आती है तो 1 करोड़ के हिसाब से 10th जो शेयर है, मतलब जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे, उसको 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ आप एज अ बायर आपको 10 लाख रुपये पे करना है। यहाँ किसी भी टाइप की कैश ट्रांजैक्शन करके आपको अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी को नहीं करना है। इससे आपकी ट्रांजैक्शन सेफ होगी और कहीं हद तक आप पे किसी भी टाइप की दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ कैपिटल गेन भी जो सेलर है जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे, 1-1 लाख करके 10 शेयर होल्डर्स ने लगाए थे, तो 10 के ऊपर 1 लाख और 10 लाख जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उनका जो डिफरेंस है इंडेक्सेशन के हिसाब से, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी। और जब आप सबका शेयर पूरा खरीद रहे हैं तो यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल गेन टैक्स सेलर के ऊपर भी आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं मैं उसे अंडर वैल्यू करके खरीद लूँ, तो यहाँ पर आप अंडर वैल्यू नहीं कर सकते हैं। सर्कल रेट से आप नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बायर पे लगेगा और सेलर को जो सर्कल रेट है उसके हिसाब से ही टैक्स पे करना है। मान लीजिए सर्कल रेट के हिसाब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10वां शेयर आपका 10 लाख रुपीज़ होता है, तो एक शेयर आपका 10 लाख के हिसाब से ही काउंट होगा, भले ही एज अ बायर आपने उसे 8 लाख रुपए दिखाने की कोशिश की हो कि एक का शेयर 8 लाख रुपए। तो यहाँ इस केस के अंदर 2 लाख रुपीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बायर के अगेंस्ट में माना जाएगा और सेलर को 10 लाख ही सेल वैल्यू दिखानी होगी। तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन आपके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ आपको टैक्स बचाने के रास्ते नहीं ढूंढने हैं। पहले जो आपने कर लिया, अब गवर्नमेंट भी बहुत चालाक हो चुकी है। आप गलत तरीके से ट्रांसफ़र कराते हैं तो ना ये सेल का तरीका है, ना ये राइट बाय का तरीका है। तो आपको ऐसी ट्रांजैक्शन करने से बचना है। यही मेरी गुजारिश है आपसे। मैं चाहता हूँ कि एज अ बायर आप सजग रहें, किसी भी टाइप की गलत ट्रांजैक्शंस पे ना फंसें। मेरे चैनल का मोटिव ही यही है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और प्रॉपर्टी रिलेटिव उनके पास नॉलेज अच्छी हो, जिससे वो कहीं फंसे ना। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।